नमस्कार, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र में ही मानवीकरण अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानवीकरण अलंकार के बारे में देख लेते हैं कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। मानवीकरण अलंकार के हम सबसे पहले इसके शब्द से देखते हैं। मानवीकरण अर्थात मानव के ऊपर ही जिसका आकरण हो, यानी मानव के ऊपर मानव की क्रियाओं को लेकर निर्जीव वस्तुओं पर जब कोई आभरण किया जाता है, आरोपण किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। किसी निर्जीव वस्तु पर सजीवता के समान कार्य करते हुए प्रतीत जहाँ करवाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। हम इसकी परिभाषा से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जहाँ अमानव पदार्थ, जिसे अमानव पदार्थ क्या होगा, निर्जीव वस्तुएं ही होगी। तो जहाँ अमानव पदार्थ पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। अमानव सुलभ गुणों, मानव के गुण क्या होते हैं? अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, चलना फिरना, दौड़ना, क्रियाएं हो जाती हैं ये उनकी। तो इन सब का जहाँ आरोप किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। हम यही कह सकते हैं कि जहाँ पर मानव के द्वारा की हुई क्रियाएं जो होती है उनको किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा करता हुआ बताया जाए जहाँ काव्य में, वहाँ मानवीकरण अलंकार मानते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जड़ पर चेतन का, अमूर्त पर मूर्त का, यहाँ मूर्त है, अमूर्त पर मूर्त का, मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। अब उषा किसे बोलते हैं? उषा होती है सुबह का जो समय होता है, जब उदय होती है, वो उदय होती है तो वो थोड़ी उदास उदास सी दिखाई देती है और अपना मुँह, और जब वो जाती है तो अपना मुंह क्या कर जाती है, पीला कर जाती है, यानी कि मुख पीला ले जाती है। उदास सी उषा जब उदय होती है तो वो बिल्कुल, जब सूर्य उदय होता है उसके पहले जो आभा होती है उसे उषा कहा जाता है। और जब वो आती है तो आसमान में जितना भी अंधेरा होता है उसे दूर करके वो पीलापन अपने साथ ले जाती है। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। अब संध्या सुंदरी जो है, संध्या को जो शाम का समय होता है संध्या, उसे संध्या को क्या बताया गया यहाँ, सुंदरी। अब संध्या क्या उतर सकती है? क्या नहीं उतर सकती ना। और वो सुंदर है ये भी तो नहीं दिखाई देता। ये तो सब मानवीय गुण होते हैं, सुंदरता होना, धीरे धीरे चलना, उतरना। तो यहाँ पर संध्या के ऊपर मानवीय गुणों का आरोपण किया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे चलता हुआ नीचे उतरता है, वो उसका रूप कैसा है, वो सुंदर दिखता है नहीं दिखता है। तो यहाँ पर उस तरीके का आरोपण संध्या के साथ किया गया है। दिवस अवसान का समय, यानी कि दिन के अवसान का समय है, दिन ढलने वाला है और रात्रि आने वाली है। तो दिन ढलने और रात्रि के बीच में जो समय होता है वो संध्या का समय होता है। इसीलिए इस समय को संध्या सुंदरी, संध्या को क्या बता दिया, इस समय में सुंदर बता दिया, सुंदरी का रूप धारण करवा दिया, आरोपण कर दिया उसके ऊपर। और उसका जब आसमान से धीरे धीरे संध्या आती है, यानी कि अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगती है, तो उसे ऐसा प्रतीत करवा दिया जैसे कोई मानो सुंदरी धीरे धीरे आसमान से होकर मेघ में आसमान से नीचे उतर रही हो और हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में छा रही हो। तो इस प्रकार से जहाँ पर मानवीकृत क्रियाओं का निर्जीव वस्तुओं के साथ आरोपण किया जाता है या उन्हें करता हुआ दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हमारी कक्षा 11 की किताब में भी दे रखा है, एक पाठ है संध्या सुंदरी पर, उसमें भी इसी तरीके की बात कही गई है, वहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं अब व्यतिरेक अलंकार की। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? व्यतिरेक में हम सबसे पहले व्यतिरेक का अर्थ देख लेते हैं कि व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष। हमने उपमान और उपमेय पढ़ा था पहले उपमा अलंकार में कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। तो उपमान जो था उसका अपकर्ष यानी कि घटना, अपकर्ष का अर्थ क्या होता है, घटना, और उपमेय का उत्कर्ष अर्थात उपमेय बढ़ना।
तो जहाँ पर उपमान को कम आंका जाए, कम बताया जाए उपमेय से, उसके गुणों में जहाँ पर उपमेय को अधिक अच्छा बताया जाए उपमान से, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। अब अच्छा बुरा कैसे बताया जाता है ये हम और अच्छे से समझते, इसकी परिभाषाएं है। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, अच्छाई हो या बुराई हो वो बढ़कर बताया जाए उपमेय उपमान से, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। या हम कह सकते हैं किसी बात में बढ़कर बताया जाए या किसी बात में उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक हो जाता है। जैसे मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। अब इसमें देखना, सखी से कहा जा रहा है कि हे सखी, उसका मुख कैसा है? मयंक के समान है। उसका मुख तो कैसा है? मयंक यानी चंद्रमा के समान है। मुख तो चंद्रमा समान है, परंतु फिर भी उसमें उसकी अधिक विशेषता क्या है? सविशेष, यानी कि और अच्छी विशेषता क्या है उसमें? मधुर वचन। उसके मुख से निकलने वाले जो वचन है वो भी मधुर है। चंद्रमा में वचन नहीं निकल, चंद्रमा बोलता नहीं है, वो सिर्फ दिखाई देता है कि नहीं हाँ सुंदर है, चमक रहा है, परंतु मुख से तो वचन भी निकल रहे हैं ना, तो ये उसकी विशेषता होगी, तो उसके वचन और भी ज़्यादा सुंदर हैं। उसके चंद्रमा समान मुख से भी ज़्यादा सुंदर उसके मधुर वचन हैं, तो उसमें ये विशेष है। ऐसे ही ये दूसरा वाला उदाहरण देखिए, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि साधु को जो है सभी पर्वत के समान मानते हैं, महान मानते हैं। पर्वत के समान कैसा मानते हैं? महान मानते हैं, उच्च विचारों वाला मानते हैं। साधु को भी पर्वत के समान ही ऊंचा माना जाता है, महान माना जाता है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। परंतु अब यहाँ पर इसमें साधु की अधिक विशेषता क्या बता दी? प्रकृति सुकुमार। परंतु साधु क्या होते हैं? प्रकृति अर्थात व्यवहार से सुकुमार अर्थात कोमल होते हैं। साधु व्यवहार से कोमल होते हैं, जबकि पर्वत क्या होता है? कठोर होता है। तो इसमें ये अंतर आ गया ना, तो साधु को ज़्यादा अच्छा बता दिया पर्वत से भी। पर्वत के समान महान तो है, परंतु उसमें एक अच्छाई और भी है कि वो प्रकृति से सुकुमार है, अर्थात उसका व्यवहार कोमल होता है। तो इस प्रकार से जहाँ बता दिया जाए वहाँ पर क्या हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। राधा मुख को चंद्र सो कहत है मतिरंक, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? राधा के मुख को चंद्रमा सा कहा जाता है। सभी लोग, मूर्ख लोग राधा के मुख को चंद्रमा का सा कहते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं है क्या कि राधा का मुख कैसा है? निष्कलंक है, और चंद्रमा में कलंक दिखाई देता है। तो राधा का मुख चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर हो गया, क्योंकि उसमें तो कलंक भी नहीं है, निष्कलंक है वो। और चंद्रमा में तो कलंक दिखाई देता है ना चंद्रमा में धब्बे धब्बे से, तो वो चंद्रमा का कलंक बताया गया है कि उसकी सुंदरता पे धब्बा है एक, जो उसकी सुंदरता को कम करता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर अलंकार में, काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए, उपमा करते हुए उपमेय को अधिक अच्छा बताया जाए उपमान से, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार जो होता है उसका उल्टा होता है। अब आप बोलोगे उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं उपमा अलंकार। तो आप उपमा अलंकार अगर आपको समझ नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है अब तक, तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगली क्लासों में जो हमने पढ़ ली है वहाँ उपमा अलंकार के बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो प्रतीप अलंकार में यही बताया गया है कि जहाँ उपमा कि ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उसमें उपमाएं दी जाती है बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए, और इसमें हीनता प्रकट की जाती है। क्या प्रकट की जाती है? हीनता, यानी उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाता है उपमान से। या हम कह सकते हैं कि उपमेय को इतना अधिक बढ़ाकर बता दिया जाता है कि अगर वहाँ उपमान का महत्व न भी रखा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, ऐसा बताया जाता है कि वो महत्वहीन ही हो जाता है, उसका होना न होना वहाँ एक बराबर हो जाता है। इतना ज़्यादा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। हम परिभाषा से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ बताया जाता है
और साथ ही उपमान को किस रूप में बता दिया जाता है, तिरस्कार के रूप में या हीनता प्रकट करते हुए दिखा दिया जाता है। वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है, आ गया ना, इसमें हीनता, और उपमा में तो क्या है, उसकी शोभा बढ़ाई जाती है उपमान की, और यहाँ पर उसकी हीनता दिखाई जाती है, तो इसलिए इसको उल्टा माना जाता है उससे। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होता है इसमें। सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। हे सखी, यहाँ क्या बता रहा है ये कि हे सखी, उपमान दे रखा है इसमें मयंक का। मयंक तव, मयंक का जो मुख है तुम्हारे मुख से, तव मतलब तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अभी तक तो हम उपमा देते थे कि उसका मुख मयंक के समान है, अब यहाँ उल्टा कर दिया ना, मयंक का मुख तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, अर्थात तुम्हारे मुख से हम चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा का तिरस्कार कर दिया इसने। अब यहाँ पर हम हमेशा मुख चंद्र के समान ही सुंदर कहते हैं, परंतु यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, चंद्र मुख के समान सुंदर है, यानी कि चंद्रमा जो है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, ये बता दिया। तो इसमें उसके मुख की अधिकता बता दी ना, और मयंक की अधिकता घटा दी। तो इस प्रकार से जहाँ उल्टा आ जाए वहाँ पर समझ लेना कौन सा अलंकार आ जाएगा, प्रतीप अलंकार आ जाएगा। अब इसका दूसरा वाला उदाहरण देखो, ये और अच्छा है। करे प्रकाश प्रताप तप, कहाँ भानु को काज। अब प्रताप जो था, महाराणा प्रताप के बारे में हम यहाँ ले सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जो यश था वो ही इतना प्रकाशित था, इतना प्रकाशमान था, मतलब कि महाराणा प्रताप इतने प्रकाशमान थे, उनका यश इतना फैला हुआ था कि अगर भानु को सूर्य, भानु अर्थात सूर्य, अगर सूर्य उदित भी नहीं हो तब भी प्रताप के प्रकाश से ही वहाँ पर पूरे संसार में उजाला हुआ रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की हीनता बता दी, प्रताप से ही, प्रताप का प्रकाश ही पर्याप्त बताया इस चीज़ के लिए। तो इस प्रकार से काव्य पंक्ति में क्या आ जाती है, उपमान की हीनता प्रकट की जाती है और उपमेय की अधिकता बता दी जाती है। सिय बदन सम हिम कर नहीं। अब यहाँ क्या बताते हैं, सिय का बदन सम हिम कर नहीं है, कि जो सीता का बदन है, सीता का जो बदन है, बदन यानी कि मुख, यहाँ बदन से भी हम क्या अर्थ लेंगे, मुख। सीता का जो मुख है वो चंद्रमा उसकी उपमा के योग्य नहीं है। हिमकर का अर्थ भी हम चंद्रमा से ही ले लेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो सिय के मुख के समान नहीं है, अर्थात सीता का मुख इतना ज़्यादा वो है, प्रकाशमान है या सुंदर है कि हम उसकी उपमा चंद्रमा से नहीं कर सकते। सीता के मुख की उपमा चंद्रमा के योग्य, मतलब कि चंद्रमा की योग्यता के बराबर आंकना बेकार होगा, यहाँ हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सिय बदन सम हिम कर नहीं, सीता का मुख की समानता चंद्रमा से करना श्रेयस्कर नहीं होगा। इस प्रकार से जब बताया गया है तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, उपमा का उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम उपमा में क्या करते थे, सीता के मुख की समानता चंद्रमा से बताते थे। अब एक बार हम दोबारा व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार में अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। व्यतिरेक अलंकार में उपमा से उपमेय को बढ़कर तो बताया जाता है, परंतु वहाँ पर उपमान की हीनता नहीं बताई जाती है, सिर्फ उपमेय को अधिक बताया जाता है उपमा से, लेकिन उपमान से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीप में उपमेय को इतना ज़्यादा बढ़ाकर बता दिया जाता है कि उपमान की तो हीनता ही प्रकट कर दी जाती है, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है, उसकी उपमा देना ही वो व्यर्थ सिद्ध कर देते हैं कि उसकी उपमा देना ही व्यर्थ था। तो इस प्रकार से जहाँ पर आ जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये भेद समझ में आ गए होंगे इन दोनों में कि क्या अंतर है व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार में, और साथ ही मानवीकरण के बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझा सकी होंगी। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।